नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर में। तो दोस्तों, नई ऊर्जा के साथ आज हम लोग जनरल साइंस का पार्ट 8 देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चलिए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं सेशन को। इससे पहले आपके पढ़ाई का ऊर्जा को बेहतरीन तरीके से संरक्षित रखने के लिए मैं आपके सामने एक मोटिवेट क्विट पेश करता हूँ। तो शुरुआत किया जाए। आज का मोटिवेशन क्विट इस प्रकार से है। असफल व्यक्ति को देखकर अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। असफल व्यक्ति को देखकर अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। सफलता तो सबको मिलती है, कल मुझे भी मिलेगी। बस तुम यही सोचना, बस तुम यही सोचना, बस तुम यही सोचना। और हमेशा अपना स्टडी पर फोकस देना। मैं आप सभी को यही उम्मीद करके पढ़ाता हूँ कि एक दिन आप सभी को मंजिल की शिखर तक पहुँचा देना। यही मेरा मकसद होती है, यही मेरा मकसद होती है। तो चलिए शुरुआत किया जाए आज के सेशन को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तो शुरुआत किया जाए। आप सभी को यदि अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। बस यही आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो शुरुआत किया जाए सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है। पहला क्वेश्चन है आपका। तो शुरुआत किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। सही जवाब बताइए क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा वृक्षों के अध्ययन से। वृक्षों के अध्ययन से ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है आपका वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है आपका दूध के दही के रूप में जमने का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रवेश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, बल का गुणनफल क्या होता है? जी हाँ, बल का गुणनफल क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। फटाफट से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल का जवाब होगा आपका सही जवाब हो जाएगा संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। समतल कोण का एसआई यूनिट क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रेडियन। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा रेडियन। और ठोसीय कोण का होता है आपका स्टेरेडियन। क्या है? ठोसीय कोण का। ठोसीय कोण का आपका स्टेरेडियन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ती है उस भाग को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा जाता है? क्वेश्चन का जवाब होगा आपका पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ती है उस भाग को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। उस भाग को क्या कहा जाता है? जिस भाग में पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की झलक दिखाई नहीं पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, और यह हमेशा अमावस्या के दिन होती है। इसे आप याद रखेंगे, अमावस्या के दिन होती है हमेशा सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण में आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का प्रवेश हो जाती है, अर्थात बीच में आपका कह सकते हैं बीच में चंद्रमा आ जाती है। बीच में कौन आती है? चंद्रमा आ जाती है। इसके अलावा यदि इसके विपरीत देखा जाए तो चंद्र ग्रहण कब होती है? तो आप कहेंगे चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा की रात को होती है, जबकि सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के रात को होती है, अमावस्या के दिन को होती है। ठीक है, अमावस्या के दिन को। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा सूर्य ग्रहण
ठीक। और चंद्र ग्रहण के बारे में देखा जाए, देखिए चंद्र ग्रहण जो है आपका, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी बीच में आ जाती है। कौन आ जाती है? पृथ्वी बीच में आ जाती है चंद्र ग्रहण के समय। सूर्य और चंद्रमा के बीच में चंद्र ग्रहण होने के समय जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब हम कह सकते हैं चंद्र ग्रहण होती है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आती है तो हम कहते हैं सूर्य ग्रहण होती है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी बीमारी आनुवंशिकी होती है? इनमें से कौन सी बीमारी जो है आनुवंशिकी होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर 2, वर्णधाता। जी हाँ, वर्णधाता जो है आनुवंशिकी बीमारी है। किस प्रकार का बीमारी है? तो देखिए वर्णधाता जो है रंग को पहचानने में नाकाम होती है व्यक्ति। हरे और लाल रंग जो नहीं पहचान पाती है, हरे और लाल, हरे और लाल, हरे और लाल, ठीक है, हरे और लाल जो नहीं पहचान पाता है उसको हम लोग कहते हैं वर्णधाता, और वह जो है बीमारी वंशानुगत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट्स क्या है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट्स है आपका ऑप्शन नंबर 1, कैंडेला। कैंडेला आपका ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट्स है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम किसका है? तो अब देखेंगे जूल प्रति किलोग्राम विशिष्ट ऊष्मा का एसआई यूनिट है। किसका? विशिष्ट ऊष्मा का एसआई यूनिट्स है आपका जूल प्रति किलोग्राम। इसके अलावा देखिए आपका केल्विन जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहा केल्विन आपका तापमान का ऐसा यूनिट है। तापमान का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। ठीक है, और बल का ऐसा यूनिट है आपका न्यूटन। तो इन सारी फैक्ट को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें, आपके एग्जाम में नंबर दिलाने में यही क्वेश्चन सहायक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, बेंजोइक अम्ल का स्रोत कौन सा है? जी हाँ, बेंजोइक अम्ल का स्रोत कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा घास, पत्ते एवं मूत्र। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, और एक बात, लाल चींटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। लाल चींटी में कौन सी अम्ल पाई जाती है, कौन सी एसिड पाई जाती है? तो आप देखेंगे फर्मिक एसिड। क्या पाई जाती है? फर्मिक एसिड। ठीक है, और दूध में क्या पाया जाता है बताइए? तो दूध में आप बताएंगे लैक्टिक अम्ल। क्या? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। इसके अलावा खट्टे फलों में क्या पाया जाता है बताइए? तो खट्टे फलों में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का जो है मिश्रित किया जाता है? गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रित किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, हीलियम। ठीक है, और हीलियम जो है सबसे हल्की गैस होती है, इसीलिए इसको गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित कर दिया जाता है। ठीक है, और गुब्बारे में भी इसी को ही भरा जाता है, इसी गैस को गुब्बारे में भी भरा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे, गुब्बारे में। ठीक, क्योंकि सबसे हल्की गैस है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आपका पेसमेकर। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज जो है किसने की? तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13,
द्विविनम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विविनम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्ल लीनियस। कर्ल लीनियस आपका करेक्ट जवाब होगा। द्विविनम पद्धति के प्रतिपादक है कर्ल लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। देखिए, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। माइकोलॉजी के अंतर्गत आपका आ जाता है कवक। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन होता है। इसके अलावा देखिए, सेवल के बारे में भी जान लेते हैं। सेवल जो है आपका फाइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी सेवल और माइकोलॉजी कवक, इसे आप नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहा जाता है? बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 पार्थिनोकार्पी आपका सही जवाब होगा। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहा जाता है पार्थिनोकार्पी। क्वेश्चन नंबर 16, बांस को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है बांस को? तो आप देखेंगे इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है बांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दालचीनी जो है पेड़ के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विटामिन जो है प्रजनन की विटामिन के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सी विटामिन प्रजनन की विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपका, विटामिन ई, ठीक है, यहाँ शायद हो सकता है आपका गड़बड़ हो गया हो। तो विटामिन ई आपका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगी। विटामिन ई जो क्या है प्रजनन की विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरल। विटामिन बी का, यहाँ विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है आपका टोकोफेरल। क्या है? टोकोफेरल, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका विटामिन सी हो गया। विटामिन सी यहाँ पर आपको दिया गया है विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका विटामिन सी का स्कर्वी एसिड। क्या है? स्कर्वी एसिड, ठीक है। इसके अलावा देखिए विटामिन डी यहाँ आप देख लीजिए। विटामिन 4 ऑप्शन को देखते हैं, विटामिन B12 जो है ना, वो विटामिन B12 का आपका थायमीन होती है। थायमीन, विटामिन B12 का क्या होता है? थायमिल रासायनिक नाम होता है, थायमीन, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रक्षात्मक प्रोटीन का कार्य क्या है? जी हाँ, रक्षात्मक प्रोटीन का कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संक्रमण से लड़ने की मदद करती है। रक्षात्मक प्रोटीन जो है इसका कार्य है संक्रमण से लड़ने की मदद, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, सेरेब्रम किससे संबंधित होती है? जी हाँ, सेरेब्रम जो है किससे संबंधित होती है? तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका मस्तिष्क में सेरेब्रम मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सफ़ेद रक्त कण अर्थात WBC वाइट ब्लड सेल जो है इसका मुख्य कार्य क्या है? अब बताएंगे ज़रा इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 21 का रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य होती है, ठीक है। और इसका जीवन काल होता है 1 से 3 दिन, 1 से 3 दिन जो है इसका जीवन काल होता है, जीवन काल, ठीक है, 1 से 3 दिन। इसके अलावा देखिए आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल, इसका भी जीवन काल होता है आपका 120 दिन, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है, जल के अधिक क्वथनक का कारण क्या है? जल के अधिक क्वथनक का कारण क्या है? तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब होगा इसका जो है अधिक डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, अधिक डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो सक्रियता अर्थात रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका हेनरी बेकेरल, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हेनरी बेकेरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी, ठीक है। तो कब को खोज की गई थी? तो देखिए 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में इसका खोज किया गया था हेनरी बेकेरल के द्वारा। कहाँ के हैं? तो आप देखेंगे फ्रांस का है। कहाँ के हैं? तो फ्रांस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर 1 NaCl आपका इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ, भारी जल का रासायनिक सूत्र है आपका क्वेश्चन नंबर 25 का D2O, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। D2O अर्थात ड्यूटोरियम ऑक्साइड, ड्यूटोरियम ऑक्साइड आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ड्यूटोरियम ऑक्साइड आपका 25 नंबर क्वेश्चन का D2O अर्थात ड्यूटोरियम ऑक्साइड। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करना आपका जिम्मेवार बनता है। और इसी के साथ मैं चैतन हंसदा आप सभी को विदा देना चाहूँगा, आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले कल मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।